की बात की थी। आज से हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण थोड़ा नीचे, अब दोस्तों हिंदी पर तो हम काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम अब देखने वाले हैं, चूंकि व्याकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस व्याकरण शब्द को थोड़े गहराई से समझेंगे। अब दोस्तों यदि मैं व्याकरण शब्द के शाब्दिक विच्छेद की बात करूं, जी हाँ दोस्तों, यदि मैं इसके शाब्दिक विच्छेद की बात करूं, शाब्दिक विच्छेद, तो शाब्दिक विच्छेद का मतलब दोस्तों यह होता है कि भाई जो व्याकरण जो शब्द है, जो व्याकरण आपका शब्द है, यह किन पदों का योग है, किन पदों से मिलकर यह व्याकरण शब्द आपका बना है। तो दोस्तों जो व्याकरण शब्द है ये 3 पदों का योग होता है। वि धन आ धन करण। यह दोस्तों बिल्कुल गहराई से मैं आपको बता रहा हूं हर एक बिंदु के यहाँ पर, कि जो व्याकरण शब्द के शाब्दिक विच्छेद की बात करूं तो यह होता है वि धन आ धन करण। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर वि और आ, यह तो क्या है आपके उपसर्ग। उपसर्ग आपके किसी शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में लगाए जाते हैं। तो वि और आ तो यहाँ पर क्या आपके उपसर्ग हैं। अब करण का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस करण शब्द का अर्थ पता है अथवा नहीं। जब हम हिंदी में कारक पढ़ते हैं तो कारकों में से एक कारक का नाम आता है दोस्तों करण कारक, या इंग्लिश में जिसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल केस। जी हाँ दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल केस या करण कारक। तो करण का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, इस करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। क्या दोस्तों, करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। अब यहां पर जिस प्रकार में देखा कि शाब्दिक विच्छेद वि धन आ धन करण होता है, जिसका मतलब होता है साधन या माध्यम। तो ये तो शाब्दिक हमने विच्छेद की बात की है। अब हम यदि बात करें क्या कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, या शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जो व्याकरण शब्द है जिसका विच्छेद वि धन आ धन करण होता है, वि और आ यहाँ पर उपसर्ग है और करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। अब करण का मतलब साधन या माध्यम कैसे होता है, तो कारकों में हम पढ़ते हैं कि करण कारक की जो विभक्ति होती है या जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है, से। हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण का मतलब साधन या माध्यम कैसे हुआ कि जब कर्ता कोई क्रिया को करता है और क्रिया को करने के लिए उसका जो साधन होता है, उसका जो माध्यम होता है, उसका जो जरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करण। जैसे हमने कहा कि मैं वायुयान से शिमला पहुंचा, तो ये दोस्तों यहाँ पर शिमला पहुंचने के लिए मेरा साधन क्या है, वायुयान। तो वायुयान से, तो वायुयान यहाँ पर क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा, क्योंकि वायुयान वह साधन है जिसके द्वारा मैं शिमला पहुंचा। या फिर मैंने कहा कि अनुराग चाकू से फल काटता है, तो फल काटने के लिए पर किसका इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, चाकू। तो चाकू वह साधन हो जाएगा। या फिर मैंने कहा गोपाल गेंद से खेलता है, तो खेलने के लिए उसका साधन क्या है, गेंद है। या फिर मैंने कहा कि राम ने लकड़ी से मेज बनाई, तो मेज या टेबल बनाने के लिए उसका साधन क्या दोस्तों, आपका लकड़ी है। तो इस प्रकार आप समझते होंगे कि करण का मतलब होता है दोस्तों साधन, माध्यम या जरिया। तो ये तो शाब्दिक विच्छेद हुआ वि धन आ धन करण। अच्छा, यहाँ पर यदि आपसे यह भी पूछ लिया है दोस्तों कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया प्रश्न यहाँ पर मैंने आपकी निकाला है कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होगी। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होगी, कमेंट बॉक्स में मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि व्याकरण शब्द जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें कौन सी संधि होगी। तो मैं आपको ये दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि व्याकरण शब्द में जो संधि होगी वह दोस्तों होगी यण संधि। या दोस्तों व्याकरण
जो शब्द यहाँ पर लिखा है उसमें संधि की बात करें तो वह होगी दोस्तों यण संधि। अब आगे यदि हम बात कर रहे थे यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की, तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वह दोस्तों होता है भली भांति समझना। व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना, या हम कह सकते हैं विश्लेषण करना, या हम कह सकते हैं विश्लेषण करना। तो अभी तक दो बिंदु हमने सिंपल साधारण से देखे हैं कि भाई व्याकरण किन पदों का योग है, विधन आकरण से मिलकर बना हुआ। दोस्तों मैं हर एक बात को इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि कोई चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, और हर एक बिंदु को मैं बारीकी से ले रहा हूं। आपको इतनी डीप में चीजें किसी भी किताब में दोस्तों दी नहीं रहती। हर एक बिंदु पर मैं गहराई से चर्चा कर रहा हूं कि विधन आगम करण से मिलकर बना होता है। संधि कौन सी होती है, तो वह होगी कौन सी दोस्तों, यण संधि होती है। अब यण संधि भी क्यों होती है, उसका भी एक तरीका होता है कि यदि किसी भी अर्धवर्ण के बाद, यदि क्या बोल रहा हूं, किसी भी अर्धवर्ण के बाद यदि य व र, तीन चीज दोस्तों यण संधि की पहचान है। दोस्तों यण संधि की मैं पहचान की बात करूं कि यण संधि कहां पर होती है, तो इसकी बढ़िया सी जो ट्रिक होती है दोस्तों वह होती है 1/2 वर्ण प्लस य व र। अर्थात यदि किसी भी 1/2 का मतलब है अर्धवर्ण, यदि किसी भी अर्धवर्ण के बाद यदि आपको य व र में से कोई वर्ण दिखाई दे रहा हो तो वहां पर यण संधि होती है। तो यहां पर आप देखेंगे अर्धवर्ण क्या है, व, मतलब 1/2 वर्ण की बात करें, व वंशी का आधा है, और उसके बाद य व र, तीनों में से कौन सा वर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, य। इसका मतलब संधि कौन सी होगी आपकी, यण संधि। अब हालांकि कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि 1/2 वर्ण हो और उसके बाद यदि य व र हो तो वहां पर यण संधि होगी। इसके अलावा वहां पर दूसरी संधि भी हो सकती है, बट फिर भी आपका 90% बात करें तो यह ट्रिक आपको फॉलो करेगा कि 1/2 वर्ण के बाद य व र होने पर वहां पर यण संधि होती है। अब किन किन स्थितियों में नहीं होगी, तो जब मैं संधि पर वार्ता करूंगा वह भी आपको भलीभांति रूप से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने शाब्दिक विच्छेद की बात कर ली, शाब्दिक अर्थ की बात कर ली। अब यदि हम बात करें परिभाषा की, कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी। जी दोस्तों, यदि परिभाषा की बात करें कि व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, दोस्तों बता दूं कि चाहे कोई सी भी भाषा हो, चाहे आपकी वह हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं, यदि किसी भी भाषा का आप शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, उसका शुद्ध प्रयोग करना चाहते हैं, उसका शुद्ध लेखन करना चाहते हैं, तो हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं ये कह सकता हूं कि व्याकरण एक ऐसी पुस्तक होती है, ऐसा ग्रंथ होता है, ऐसा शास्त्र होता है, ऐसी रचना होती है, ऐसी कृति होती है जो हमें उस भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। इसका मतलब है तीन चीज दोस्तों, परिभाषा में आपको तीन चीज ध्यान में रखनी है। क्या, कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र कह सकते हैं दोस्तों, या ग्रंथ कह सकते हैं, या कोई कृति कह सकते हैं, या कोई रचना कह सकते हैं, या कोई पुस्तक कह सकते हैं। तो परिभाषा की बात करें कि भाई व्याकरण वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है, वह कृति है, वह रचना है जो हमें किसका ज्ञान प्रदान करेगा दोस्तों, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन
जी हाँ दोस्तों, तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है व्याकरणिक परिभाषा के संदर्भ में कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है, वह रचना है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। यदि आप किसी भी भाषा को जानना चाहते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसका लेखन करना चाहते हैं, तो हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और हमने वही बात कही है परिभाषा के तौर पर, कोई व्याकरण ऐसा शास्त्रीय होता है, ऐसा ग्रंथ होता है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग और लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। तो कुछ बेसिक समझने चीजें देखिए, शाब्दिक विच्छेद, शाब्दिक अर्थ और परिभाषा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर दोस्तों आएगा 4th नंबर पे, क्या कि व्याकरण के अंग या इसे ही कह सकते हैं भाग, व्याकरण के अंग या भाग, या फिर दोस्तों इसी का अन्य नाम होता है भाषा के अंग या इकाइयां। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों 4th नंबर पे, कि व्याकरण के अंग, भाग या भाषा के अंग या इकाइयां। तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप सबसे पहले ये बताइए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि भाषा के कितने अंग होते हैं या भाषा की कुल कितनी इकाइयां होती हैं। दोस्तों व्याकरण के अंग का मतलब यहाँ पर मैं उसके आंतरिक गुण की बात कर रहा हूँ, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में चाहे कितने भी बिंदुओं को क्यों न जोड़ दिया जाए, किंतु यहाँ पर व्याकरण के मोटे तौर पर कितने अंग माने जाते हैं, कितने भाग माने जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में भाषा के कितने अंग होते हैं या कुल कितनी इकाइयां होती हैं, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चाहे तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं 1 2 3 4, ये 4 आपके पास हैं, आपके 1 2 3 4। क्या व्याकरण के 1 अंग होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे? ऐसे तथ्य दोस्तों किताबों में आपको नहीं मिलते हैं, ऐसे तथ्य सिर्फ आपको हमारी क्लासेस में देखने को मिलेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, या भाषा के कितने अंग होते हैं या कितनी इकाइयां होती हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे अपना आंसर दीजिए दोस्तों कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन आपको एग्जाम में मान के चलिए दे दिए गए 4, 1 2 3 4। कितने अंग माने जाते हैं व्याकरण के या भाषा के अंग या इकाइयां कितनी मानी जाती हैं? तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि व्याकरण के कितने अंग या भाग माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 3। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर जो होगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, वह होते हैं 3। अब बात आती है सर व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो वह होगा दोस्तों पहले नंबर पर शब्द, चलिए पहले नंबर पर हम ले लेते हैं वर्ण, सबसे छोटी इकाई है क्योंकि ये वर्ण। दूसरे नंबर पे होगा दोस्तों शब्द, और तीसरे नंबर पे जो अंग या इकाई मानी जाती है वह होती है दोस्तों वाक्य। जी हाँ दोस्तों, तो ये व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसे ही बोला जाता है भाषा की इकाइयां और भाषा के अंग। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम हिंदी व्याकरण में जितने भी बिंदु पढ़ते हैं, चाहे वह रस हो, छंद हो, अलंकार हो, संधि हो, जितने भी टॉपिक पढ़े, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, चाहे कितने भी बिंदु आपके पाठ्यक्रम में क्यों न जोड़ दिए जाएं, वास्तविक रूप से वास्तविकता यह है कि व्याकरण के जो टोटल अंग होते हैं, मतलब हिंदी के संपूर्ण ग्रामर को, संपूर्ण व्याकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो वह आंसर कितना होगा दोस्तों 3। ये 3 आपके अंग होते हैं व्याकरण के, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई किताबों में, वैसे तो कुछ ही किताबों में इसका आंसर आपको मिलेगा, फिर भी यदि आप देखेंगे कुछ किताबों में
भाषा के या व्याकरण के जो अंग माने जाते हैं वह दोस्तों 4 दिए गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार की किसी भी आपको छलावे या भ्रम में नहीं आना है। वास्तविकता यही है कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण को, समस्त ग्रामर को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 ही इसका राइट आंसर होगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो व्याकरण के जो अंग हमने देखे हैं वो 3 होंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। अर्थात संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम 3 दृष्टिकोण से देखेंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब दोस्तों यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आने वाला है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आगे। तो जैसे हमने भी देखा था, व्याकरण के अंग तो व्याकरण के दोस्तों जैसे हमने देखा है यहाँ पर कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो वह 3 होते हैं, जिस पर हमने भी आपको लिखा था वर्ण, शब्द और अगला होगा वाक्य। समस्त हिंदी व्याकरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है और वह है दोस्तों वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ये तो एक पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है कि भाई बताइए भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं या व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहाँ से जो तथ्य दोस्तों निकल कर आने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और किसी भी किताब में इसका जिक्र नहीं होता, और जहां पर जिक्र नहीं होगा उस तथ्य को इस क्लास में आपको सुनने और देखने को पढ़ने को मिलेगा। जैसे पहले मैं तथ्य की बात करूं दोस्तों, यदि पहले तथ्य की मैं बात करूं तो जैसा हम सभी को इतना आपको पता होगा कि वाक्य किससे मिलकर बनता है, शब्दों के सार्थक समूह से। जी हां दोस्तों, वाक्य की जो रचना होती है वह किससे होती है, शब्द से। और शब्द किससे मिलकर बनता है, वर्णों के सार्थक समूह से। अवरोही क्रम में मैंने आपको बता रहा हूं कि वाक्य किससे मिलकर बनता है, शब्दों से। शब्द किससे मिलकर बनता है दोस्तों, आपके वर्णों से। अब जो तथ्य आपके सामने, जो तथ्य मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं वह यह है कि अर्थ के आधार पर, यदि आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होंगे या कितने भाग होंगे। जी दोस्तों, गौर से मेरे प्रश्न को देखिए। वैसे तो हमने कहा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, अब मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि आपसे एग्जाम में इस प्रकार से मेंशन रहे कि अर्थ के आधार पर बताइए भाषा के कितने अंग होंगे या कितने भाग होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होंगी या व्याकरण के कितने अंग होंगे या कितने भाग होंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा फास्ट कि अर्थ के आधार पर भाषा या व्याकरण के कितने अंग होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूं, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों 2। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं तो वह होगा 2। अब बात आ गई सर 2 कौन कौन से होंगे, तो यदि आपको पता है कमेंट बॉक्स में तो मुझे बता सकते हैं कि अर्थ के आधार पर व्याकरण के 2 अंग कौन कौन से होंगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों शब्द और वाक्य। मात्र अर्थ के आधार पर यही 2 भाग माने जाते हैं। अब बात आती है कि सर वर्ण को क्यों नहीं माना जाता, तो दोस्तों आपको बता दूं, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका हम अंतिम विभाजन नहीं कर सकते या जिसका अपना निश्चित अर्थ नहीं होता। अर्थात वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने कहा आ, आप क्या समझेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैंने कहा माँ, मैंने कहा ला, मैंने कहा का, इसका मतलब है वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ किसका निकलेगा, वाक्य का। अर्थ किसका होगा, शब्द का। इसलिए अर्थ के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए कि कितने अंग होंगे व्याकरण के, तो राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 2, शब्द और वाक्य। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर इसके 2 भाग होते हैं, एक होगा आपका शब्द और दूसरा होगा वाक्य।
अब यहीं से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, जी हाँ दोस्तों, यहीं से आपसे पूछा जाए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग या व्याकरण का, भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, तो इसे भी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा। तो जैसे हमने भी देखा था कि एक वाक्य मिलकर किससे बनता है, शब्द से। शब्द किससे मिलकर बनता है, वर्ण से। इसका मतलब है सबसे बड़ा अंग यहाँ पर भाषा का क्या होगा, वाक्य होगा। तो राइट आंसर आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ से वाक्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो इसका जो अंग होगा वह कौन सा होगा, आपका वाक्य। तो यहाँ पर अब हम स्टार्टिंग से चर्चा करने वाले हैं। वर्ण पे भी हम विस्तार से गहराई से अध्ययन करेंगे, शब्द पर भी करेंगे और वाक्य भी करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों कि वर्ण क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो हम वार्ता करने जा रहे हैं वह है आपका दोस्तों वर्ण। व्याकरण का जो पहला भाग माना जाता है वह है दोस्तों वर्ण। अब वर्ण किसे कहा जाता है या वर्ण आया कहां से, वर्ण कैसे बनता है, हर एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जी हाँ दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मैं इकाई की बात करूं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, मौखिक रूप से। यदि आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो वर्ण जो आपको हमने यहाँ पर लिख कर रखा है कि वर्ण किससे मिलकर बनता है, ध्वनि से। जी हाँ दोस्तों, वर्ण किससे मिलकर बनता है, ध्वनि। और ध्वनि का मतलब यहाँ पर किससे दोस्तों, आपके साउंड से, आपके आवाज से। इसका मतलब है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, ध्वनि। इसका मतलब है कि जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, वह तो सबसे छोटी इकाई है। जैसे यदि मैं उच्चारण कर रहा हूं अ, क, म, तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं तो ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, ध्वनि। और जब इस ध्वनि को मैं लिखित रूप दे देता हूं, मैं इसे सांकेतिक रूप दे देता हूं। जैसे अभी मैं ध्वनि को उच्चारण कर रहा था क, ल, म, अ, इस प्रकार से। जब ध्वनि को आप लिखित रूप दे देते हैं या एक सांकेतिक रूप दे देते हैं तो वह दोस्तों क्या बन जाता है, आपका वर्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी होती है। मौखिक का मतलब जिससे मुख से जिसका आप उच्चारण करें, मौखिक रूप। तो मौखिक रूप से दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो वह क्या होगी दोस्तों, ध्वनि। और जब आप किसी भी ध्वनि को लिखित रूप से लिख देते हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, मैं जो ध्वनि को भी उच्चारित कर रहा था अ, क, म, इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसे लिखित रूप दे दूं। इस प्रकार से मैंने लिखा आपका क, इस प्रकार से मैंने लिखा है अ, इस प्रकार से मैंने आपका लिखा है म। तो यहाँ पर जो भी मैं ध्वनि उच्चारित कर रहा था, जब इसको मैंने लिखित रूप दे दिया, मैंने इसको लिख दिया, तो यह लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण किससे मिलकर बनता है, ध्वनि से मिलकर बनता है। और बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा इस प्रकार से बनाई जा सकती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जी हाँ दोस्तों, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही, जी हाँ दोस्तों, ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा है दोस्तों, आपका वर्ण कहा जाता है। तो इससे आगे हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।